चल गई बस रिकॉर्डिंग। चल चल बोल बोल ना। नमस्कार दोस्तों, दो जोर का थोड़ी। मैं हूं राहुल शर्मा और आज हम पढ़ने वाले हैं द हिंदू का एक एडिटोरियल जैसा कि आपको नज़र आ रहा होगा। एडिटोरियल का नाम है ज्यूरिसडिक्शन कन्फ्लिक्ट्स इन दी रनिंग ऑफ दिल्ली। ये पीडीटी आचार्य का लेख है, आर्टिकल है और हम इसकी आज आज का ये आर्टिकल है। आज का ये आर्टिकल है, हम इसको एक्सप्लेन करने वाले हैं हिंदी में उन छात्रों के लिए जिनको हिंदी समझने में इंग्लिश समझने में थोड़ी दिक्कत होती है। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देर किए। तो शुरू करते हैं। सारा कुछ समझाना होता है। तो द एक्सरसाइज ऑफ एस्टेब्लिशिंग, जैसा कि एक आर्टिकल कहता है, फिर से शुरू करते हैं। द एक्सरसाइज ऑफ एस्टेब्लिशिंग अ डेमोक्रेटिक and representative form of government for NCT of Delhi by insertion of article this and this would turn futile if government of Delhi that enjoys the confidence of the people of Delhi is not able to usher in policies and laws over which the Delhi Education Assembly has power to legislate for its NCT of Delhi। तो जैसे कि ये काफ़ी लंबा सेंटेंस है, इसको हम थोड़ा शॉर्ट में तोड़ने वाले हैं। सबसे पहले देख लेते हैं जैसे द एक्सरसाइज ऑफ एस्टेब्लिशिंग अ डेमोक्रेटिक। तो एक्सरसाइज से मतलब होता है एक्सरसाइज, लेकिन यहाँ पर एक्सरसाइज का मतलब है प्रयास, कोशिश। और एस्टेब्लिशिंग मतलब खड़ा करना, बनाना। और डेमोक्रेटिक मतलब प्रजातांत्रिक। तो एक प्रजातंत्र को बनाने की प्रयास। और रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फॉर एनसीटी ऑफ दिल्ली मतलब रिप्रेजेंटेटिव मतलब प्रतिनिधित्व, फॉर्म मतलब का प्रकार, तो ऑफ गवर्नमेंट फॉर एनसीटी ऑफ दिल्ली की तो मतलब डेमोक्रेटिक और रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बनाने के लिए दिल्ली के लोगों के लिए बाय इंसर्शन ऑफ आर्टिकल 239 ए एंड 239 ए बी, यानी 239 ए और 239 ए बी आर्टिकल को इंसर्ट करके वुड टर्न फ्यूटाइल मतलब व्यर्थ हो जाएगा, फ्यूटाइल हो जाएगा। फ्यूटाइल का मतलब होता है व्यर्थ हो जाना। इफ़ द गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली, अगर दिल्ली की गवर्नमेंट दैट इंजॉयज, जो जिसके पास है, इंजॉय का मतलब वैसे तो होता है, सबको पता है कि इंजॉय का मतलब इंजॉय करना, आनंद करना होता है, लेकिन यहाँ पर इंजॉय का मतलब कुछ और है। इंजॉय का मतलब है यहाँ पर जिसके पास है द कॉन्फिडेंस ऑफ पीपल, लोगों का विश्वास, ऑफ दिल्ली के लोगों का विश्वास, इज़ नॉट एबल टू अशर इन पॉलिसीज़, अगर इज़ नॉट एबल टू अगर योग्य नहीं है टू अशर इन पॉलिसीज़। अशर इन का मतलब होता है ब्रिंग इन मतलब लाना। तो अशर इन पॉलिसीज़, तो पॉलिसीज़ लाने में अगर दिल्ली की गवर्नमेंट कामयाब नहीं होती है। एंड लॉज और विच द दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली हैज़ पावर्स, और ऐसे कानून जिनके ऊपर दिल्ली की लेजिस्लेटिव असेंबली यानी विधानसभा के पास पावर है टू लेजिस्लेट, कानून बनाने का, फॉर दी एनसीटी ऑफ दिल्ली। तो अब हम इस सारे सेंटेंस को एक बार फिर से मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि सब सारे कंप्लीट सेंटेंस का क्या मतलब हुआ। कि एक प्रतिनिधित्व, एक प्रजातांत्रिक और प्रतिनिधि के स्वरूप की सरकार आर्टिकल 239 ए एंड 239 ए बी को इंसर्ट करके मतलब उसमें डालकर दिल्ली की एनसीटी के लिए स्थापित करने का प्रयास व्यर्थ हो जाएगा यदि दिल्ली सरकार, जिसके पास दिल्ली की जनता का विश्वास है, नीतियां और कानून लागू में लाने में सफल नहीं है, क्योंकि दिल्ली सरकार के ऊपर दिल्ली की विधानसभा है जिसके पास एनसीटी के लिए कानून बनाने का अधिकार है। तो ये हमारा फर्स्ट सेंटेंस हुआ, काफ़ी लंबा सेंटेंस था। इसी टाइप के सेंटेंस आगे चलने वाले हैं। तो आगे बढ़ते हैं हम। सो सैड द कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो सो सैड मतलब ऐसा कहा द कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने ऐसा कहा है इन गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। किसमें कहा है? गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में। ये कोई आर्टिकल है, इसमें कहा है ये सुप्रीम कोर्ट ने, ये 2018 का आर्टिकल है, उसमें कहा है। अगली लाइन है द इशू बिफोर द सुप्रीम कोर्ट वॉज द ज्यूरिडिक्शनल कन्फ्लिक्ट्स
between government of NCT and union government and its representative, the lieutenant governor. तो द इशू बिफोर द सुप्रीम कोर्ट के सामने मुद्दा था द जुरिडिक्शनल कॉन्फ्लिक्ट्स, मतलब न्यायिक विवाद बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी के गवर्नमेंट के बीच और यूनियन गवर्नमेंट और संघ केंद्र की सरकार के बीच एंड इट्स रिप्रेजेंटेटिव और इसके प्रतिनिधियों के बीच द लेफ्टिनेंट गवर्नमेंट, जो कि इसका प्रतिनिधि है लेफ्टिनेंट गवर्नमेंट। तो इसको सेंटेंस को मैं एक बार फिर से मैं कंप्लीट करने के बताता हूँ कि ऐसा कहना है उच्चतम न्यायालय के संवैधानिक बेंच का। यह सुप्रीम कोर्ट के सामने न्यायिक विवाद का विषय था एनसीटी गवर्नमेंट और संघीय सरकार और इसके प्रतिनिधि एलजी के बीच। तो सारा ये क्या मामला चल रहा है इसमें, जैसा कि आपको पता होगा कि पिछले साल जब आप पार्टी की सरकार आई थी तो एलजी और दिल्ली सरकार के बीच जो विवाद चल रहा था उस बारे में आम आदमी पार्टी जो कोर्ट में गई थी उसके बारे में ये एक केस चला था। एलजी मतलब जो रिप्रेजेंट कर रहे थे दिल्ली की केंद्र की सरकार को और जो दिल्ली की सरकार, उसके बीच में ये विवाद चला था जो कोर्ट तक गया था और कोर्ट ने एक अपना जो निर्णय दिया था उसमें गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में। तो वो इस बारे में ये बात कर रहे हैं, इस बारे में ये पहला पैराग्राफ था। दूसरे पैराग्राफ पे आते हैं, ये है इश्यूज एंड पॉसिबल सॉल्यूशंस। तो आइए इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं। द जजमेंट विच रन्स इनटू मोर देन 1000 पेजेस, तो मतलब जजमेंट जो 1000 पन्नों तक चलती है, मतलब 1000 पन्ने हैं इस जजमेंट में। एनालाइजेस द कंटेंशियस इश्यूज, एनालाइजेस मतलब विश्लेषण करती है, द कंटेंशियस मतलब विवादास्पद इश्यूज मुद्दों का, तो विश्लेषण करती है विवादास्पद मुद्दों का। विच होबल्ड द स्टेट गवर्नमेंट, जिसने होबल का मतलब होता है किसी को लंगड़ा कर देना, किसी को पंगु कर देना। द स्टेट गवर्नमेंट, जिसने स्टेट गवर्नमेंट को पंगु कर दिया। एंड अटेम्प्ट टू रिजोल्व देम, और कोशिश करती है उन्हें रिजोल्व करने की। तो इस लाइन को मैं पढ़ता हूँ अगर दोबारा से हिंदी में। तो यह फैसला जो 1000 पेज का है इस मुद्दे का विश्लेषण करता है जिसने राज्य सरकार को पंगु बना दिया और इसके हल ढूंढने का प्रयास करता है। वेरी लॉफ्टी प्रिंसिपल कंसर्निंग कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, तो काफ़ी लॉफ्टी मतलब होता है, लॉफ्टी का मतलब होता है बुलंद, प्रिंसिपल बुलंद मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग प्रिंसिपल्स, बहुत बड़े प्रिंसिपल्स कंसर्निंग जिससे संबंधित है। कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी यानी संवैधानिक नैतिकता। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म सामूहिक संघवाद। कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्साइंस संवैधानिक चेतना। प्रैग्मेटिक फेडरलिज्म व्यवहारिक संघवाद एट्सेट्रा हैव बीन इनिशिएटेड इन दिस जजमेंट। इनिशिएट का मतलब होता है एक्सप्लेन करना, इनकी जिनके बारे में बात करना, ये होता है इनिशिएट का मतलब इन दिस जजमेंट, इस जजमेंट में। तो काफ़ी लॉफ्टी प्रिंसिपल जो कि संबंधित है। कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्साइंस, प्रैग्मेटिक फेडरलिज्म, इस बारे में इनके बारे में इस जजमेंट में बताया गया है। It reminds the Lieutenant Governor what his real functions are. ये it reminds the Lieutenant Governor, ये Lieutenant Government को रिमाइंड करवाता है, याद दिलाता है what his real functions are, उसके real functions असली काम क्या है। It tells the state government that it should remember that Delhi is a special category union territory. It tells the state government, ये state government को बताता है that कि it should remember कि उसे याद रखना चाहिए that Delhi is a special category union territory, कि दिल्ली जो है वो स्पेशल कैटेगरी की यूनियन टेरिटरी है। एंड लेज डाउन द पैरामीटर्स, और रखे गए हैं पैरामीटर्स रखे गए हैं टू एनेबल करने के लिए, कि योग्य बनाने के लिए द हार्मोनियस फंक्शनिंग ऑफ गवर्नमेंट, कार्य का सौहार्दपूर्ण फंक्शनिंग का सौहार्दपूर्ण फंक्शनिंग के लिए गवर्नमेंट की और लेफ्टिनेंट गवर्नर की। मतलब ये बताता है कि स्टेट गवर्नमेंट को ये याद रखना चाहिए कि दिल्ली की एक स्पेशल कैटेगरी की यूनियन टेरिटरी है और इसने कई मतलब सुप्रीम कोर्ट ने कई पैरामीटर्स रखे हैं ताकि गवर्नमेंट और लेफ्टिनेंट
गवर्नमेंट और लेफ्टिनेंट गवर्नर के बीच सौहार्दपूर्ण कार्य चले। अगले पैराग्राफ पे आते हैं। द जजमेंट क्लैरिफाइड एंड सेटल्ड मैनी कंटेंशियस इश्यूज सच एज पावर ऑफ लेफ्टिनेंट गवर्नमेंट विस द इलेक्टेड गवर्नमेंट। द जजमेंट क्लैरिफाइड, जजमेंट ने फैसले लिए, ये क्लैरिफाई किया, एंड सेटल, और ये सेटल किया, सेटल्ड मैनी कंटेंशियस इश्यूज, मैनी मैनी कई कंटेंशियस विवादास्पद इश्यूज मुद्दों को, जैसे सच एज जैसे कि द पावर ऑफ लेफ्टिनेंट गवर्नर की पावर विस का मतलब होता है इन रिलेशन टू और विद और रिलेटेड टू। तो ये विस का मतलब होता है द इलेक्टेड गवर्नमेंट के संबंध में हिज डिस्क्रिशनरी पावर्स, उसकी विवेकपूर्ण शक्तियाँ, और द एक्सटेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, और स्टेट गवर्नमेंट की एग्जीक्यूटिव पावर मतलब कार्यकारी शक्ति की सीमा को बताया है, एट्सेट्रा। तो जजमेंट ने क्लैरिफाई किया है और सेटल किया है कई सारे विवादास्पद मुद्दों को, जैसे कि पावर ऑफ लेफ्टिनेंट गवर्नर रिलेटेड टू द इलेक्टेड गवर्नमेंट, जो चुनी हुई सरकार है उससे रिलेटेड हिज डिस्क्रिशनरी पावर, लेफ्टिनेंट गवर्नमेंट की डिस्क्रिशनरी पावर, और एक्सटेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ स्टेट गवर्नमेंट मतलब स्टेट गवर्नमेंट की कार्यकारी पावर की सीमा को क्लैरिफाई और सेटल किया है। जल्दी स्पीड बढ़ा पाए तो ऑन द फेस ऑफ इट, एक नज़र इसकी अगर इसके मुंह इसके ये किस तरह से नज़र आता है, अगर वो बात की जाए, इट डिड नॉट वेरी क्लियरली डिलीनेट द इशू, इसने बहुत साफ गोई से मुद्दों को एक्सप्लेन नहीं किया है। डिलीनिएट का मतलब एक्सप्लेन करना होता है। इन रिस्पेक्ट ऑफ विच, जिसके संबंध में द लेट गवर्नर कैन रेफर डिसीजन, जिसके संबंध में लेफ्टिनेंट गवर्नर डिसीजन को रेफर कर सकता है बाय द टेकन बाय द काउंसिल ऑफ इंडिया, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के द्वारा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के द्वारा लिए गए निर्णय को टू द प्रेसिडेंट को रेफर कर सकता है इन द इवेंट ऑफ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बिटवीन द लेफ्टिनेंट गवर्नर स्टेट गवर्नमेंट। तो मतलब अगर ये मतलब इसका मतलब हुआ कि मंत्री समूह के द्वारा लिए गए निर्णय को लेफ्टिनेंट गवर्नर प्रेसिडेंट को रेफर कर सकता है। इस बारे में ये ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करता है ये आर्टिकल जो इसके बारे में बात कर रहे हैं। नेवरदलेस, फिर भी द सुप्रीम कोर्ट हैज़ सेटल्ड द लॉ, सुप्रीम कोर्ट ने कानून को सेटल कर दिया है इस संबंध में, इन रिगार्ड टू, इस संबंध में द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की संबंध में, मतलब सहायता और सलाह ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मंत्रीगण की समूह के बारे में सहायता, बाय अफर्मिंग, यह जोर देते हुए दैट द लेफ्टिनेंट गवर्नर इज बाउंड टू एक्ट, कि लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है वो बाध्य है ये एक्ट करने के लिए, कार्य करने के लिए, ऑन दी एड एंड एडवाइस, सहायता और सलाह पर एक्ट करने के लिए बाध्य है, एक्सेप्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ लैंड, पब्लिक ऑर्डर एंड पुलिस। तो मतलब लैंड, पब्लिक ऑर्डर और पुलिस के बारे में सहायता और एडवाइस को छोड़कर लेफ्टिनेंट गवर्नर इस बारे में एक्ट करने में बाध्य है। तो इस लाइन को फिर से पढ़ देता हूँ मैं। फिर भी उच्चतम न्यायालय ने इस विषय को सुलझा दिया है जिसमें मंत्री समूह द्वारा सहायता और सलाह दी जाती है, यह जोर देते हुए कि एलजी जमीन, सार्वजनिक आदेश और पुलिस को छोड़कर अन्य विषयों पर काम करने के लिए बाध्य है। आगे चलते हैं हम। आगे है द कोर्ट हैज़, जी हाँ, हम आगे पढ़ने वाले हैं अब। अगला सेंटेंस, अगला पैराग्राफ है, द कोर्ट हैज़ ऑल्सो मेड इट क्लियर, कोर्ट ने यह भी क्लियर कर दिया है दैट देयर इज़ नो रिक्वायरमेंट ऑफ कॉन्फ्रेंस ऑफ लेफ्टिनेंट गवर्नर, कि लेफ्टिनेंट गवर्नर की सहमति की भी कोई ज़रूरत नहीं है। कॉन्फ्रेंस का मतलब होता है सहमति। एंड दैट हैज़ नो पावर टू ओवर रूल द डिसीजंस ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, और इसको कोई पावर नहीं है स्टेट गवर्नमेंट के डिसीजन को ओवर रूल करने के लिए, ओवररूल मतलब रद्द करने के लिए। हाउएवर देयर इज़ कैच हियर, यहाँ पर एक बात है जो जिस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। इन दी ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ आर्टिकल 239 AA
मतलब 239 ए आर्टिकल के ऑपरेशनलाइजेशन में एक मुख्य बात है विच सेज, जो कहती है दैट इन द केस ऑफ ए डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बिटवीन द लेफ्टिनेंट गवर्नर एंड हिज मिनिस्टर्स ऑन एनी मैटर, कि ये कहती है कि किसी अगर लेफ्टिनेंट गवर्नर और मिनिस्टर्स के ग्रुप में किसी मुद्दे पर विवाद हो जाता है, द लेफ्टिनेंट गवर्नर शैल रेफर इट टू द प्रेसिडेंट फॉर डिसीजन। तो लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है वो इसको प्रेसिडेंट को डिसीजन के लिए रेफ़र करेगा एंड एक्ट अकॉर्डिंग टू द डिसीजन, और डिसीजन और जैसा निर्णय आता है उसके अकॉर्डिंग एक्ट करेगा। अगले पैराग्राफ पे चलते हैं। आपको समझ आ गया होगा ये पैराग्राफ। इन द मीन टाइम, इसी बीच, द लेफ्टिनेंट गवर्नर थिंक्स दैट द मैटर इज़ अर्जेंट। अगर लेफ्टिनेंट गवर्नर को लगता है कि मैटर अर्जेंट है, ही कैन टेक इमीडिएट एक्शन ऑन हिज ओन। तो वो स्वयं अब खुद अपने आप पर खुद निर्णय इमीडिएट एक्शन, तुरंत एक्शन ले सकता है। सो अल्टीमेटली थिंग्स आर बैक टू स्क्वायर वन। तो इस तरह से अंत में चीज़ें बिल्कुल साफ़ हो गई हैं। इफ़ अ लेफ्टिनेंट गवर्नमेंट, अगर एक लेफ्टिनेंट गवर्नमेंट फॉर एग्जांपल, उदाहरण के लिए, वांट्स टू फ्रस्ट्रेट द एफर्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट, अगर गवर्नमेंट के प्रयासों को विफल करना चाहता है, ही कैन डिक्लेयर, वह यह घोषित कर सकता है दैट देयर इज़ अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन ऑन एन इशू। क्या घोषित कर सकता है कि एक किसी मुद्दे पर मतभेद हैं, डिसाइडेड बाय द इलेक्टेड गवर्नमेंट, जो कि जिसका निर्णय लिया गया है चयनित सरकार द्वारा, एंड रेफर इट टू द प्रेसिडेंट, और इसको प्रेसिडेंट को रेफर कर सकता है, विच इन रियलिटी, जो कि असल में मीन्स दी यूनियन होम मिनिस्ट्री, जो जिसका वास्तव में मतलब है यूनियन होम मिनिस्ट्री। द लेफ्टिनेंट गवर्नर बीइंग इट्स रिप्रेजेंटेटिव, तो लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है इसका एक रिप्रेजेंटेटिव है, किसका मतलब यूनियन होम मिनिस्ट्री का या प्रेसिडेंट का एक रिप्रेजेंटेटिव है। इट इज़ ईजियर फॉर हिम टू सिक्योर डिसीजन इन हिज फेवर, तो उसके लिए ये आसान हो जाएगा ये निर्णय अपनी फेवर में करना। द स्टेट गवर्नमेंट विल बी टोटली हेल्पलेस इन सच सिचुएशन, तो इस सिचुएशन में स्टेट गवर्नमेंट बिल्कुल पूरी तरह से हेल्पलेस हो जाती है। इस पैराग्राफ को मैं आगे पढ़ देता हूँ आपके लिए, क्या है ये। इसी बीच अगर लेफ्टिनेंट गवर्नर को लगता है कि अगर कोई विषय बहुत ज़रूरी है, तो वह इस संबंध में स्वयं निर्णय ले सकता है, और अंत में सब कुछ सही है। अगर लेफ्टिनेंट गवर्नर सरकार के प्रयासों को विफल करना चाहता है, तो वह घोषणा कर सकता है कि सरकार द्वारा लिए गए फैसले पर उसका मतभेद है, और फैसले को राष्ट्रपति के पास भेज सकता है। क्योंकि लेफ्टिनेंट गवर्नर राष्ट्रपति के प्रतिनिधि है, इसलिए राष्ट्रपति के लिए फैसला लेना आसान है। अगले पैराग्राफ पे चलते हैं, जो है दिल्ली राइट्स केसेस, दिल्ली के दंगों के केस। द रीसेंट अपॉइंटमेंट्स ऑफ प्रोसिक्यूटर, जो अभी हाल ही में वकीलों की नियुक्ति की गई है फॉर कंडक्टिंग द दिल्ली राइट्स केसेस, दिल्ली दंगों के केस के बारे में, इन दी हाई कोर्ट इज़ इन पॉइंट। तो दिल्ली हाई कोर्ट में जो नियुक्ति की गई है उस बारे में हम बात करने वाले हैं। एज पर द हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अनुसार, द अपॉइंटमेंट ऑफ प्रोसिक्यूटर्स इज़ एक्सक्लूसिवली विद इन द परव्यू ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, कि जो वकीलों की नियुक्ति है वो पूरी तरह से स्टेट गवर्नमेंट के अधिकार क्षेत्र में है। परव्यू का मतलब होता है उसकी रेंज में है। व्हेन दी गवर्नमेंट डिसाइडेड टू अपॉइंट देम, जब गवर्नमेंट ने डिसाइड किया उनको अपॉइंट करने का डिसीजन लिया, द लेफ्टिनेंट गवर्नर रेफर्ड इट अंडर प्रोविसो टू आर्टिकल 239 AA, तो लेफ्टिनेंट गवर्नर ने इसको रेफर कर दिया एक प्रोविसो की तरह आर्टिकल 239 AA टू दी प्रेसिडेंट को रेफर कर दिया, स्टेटिंग, यह कहते हुए दैट देयर इज़ अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, कि वहाँ एक मतभेद है बिटवीन हिम, उनके बीच, मतलब लेफ्टिनेंट गवर्नर के बीच और एंड द गवर्नमेंट ओवर दिस मैटर, और गवर्नमेंट के बीच इस मामले पर। इन द मीन टाइम द लेफ्टिनेंट गवर्नर अपॉइंटेड ऑल द प्रोसिक्यूटर्स, इस बीच लेफ्टिनेंट गवर्नर ने सभी वकीलों को अपॉइंट कर दिया, हुज नेम वर सबमिटेड बाय दिल्ली पुलिस, जिनके नाम दिल्ली पुलिस द्वारा सबमिट किए गए थे, एंड दस द स्टेट गवर्नमेंट्स लिस्ट वाज रिजेक्टेड, और इस प्रकार स्टेट गवर्नमेंट की लिस्ट रिजेक्ट हो गई। इस पैराग्राफ को मैं हिंदी में आपको एक बार फिर से बता देता हूँ कि हाल ही में हाई कोर्ट में दिल्ली दंगों के लिए वकीलों की नियुक्ति का मुद्दा अपने आप में एक मुद्दा बन गया।
हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अनुसार वकीलों की नियुक्ति राज्य सरकार के दायरे में हुई है। जब सरकार ने वकीलों की नियुक्ति की तो एलजी ने मामले को राष्ट्रपति के पास यह कहते हुए भेज दिया कि उसका और गवर्नमेंट का इस मुद्दे पर मतभेद है। इस बीच एलजी ने उन वकीलों की नियुक्ति कर दी जिनके नाम दिल्ली पुलिस द्वारा सबमिट किए गए थे और इस तरह राज्य सरकार की लिस्ट रिजेक्ट हो गई है। अगले पैराग्राफ है, दिस एपिसोड क्लियरली पॉइंट्स टू द फॉल्ट लाइंस। तो यह पूरा एपिसोड संकेत करता है गलतियों की तरफ विच स्टिल एग्जिस्ट, जो कि अभी भी एग्जिस्ट करती हैं इन दी पावर इक्वेशन इन दी कैपिटल एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर, जो सत्ता के गलियारों में राजधानी के प्रशासनिक व्यवस्था में है। द की क्वेश्चन इज़ वेदर द लेफ्टिनेंट गवर्नर कैन रेफर रूटीन एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर। तो मुख्य प्रश्न है कि क्या लेफ्टिनेंट गवर्नर रेफ़र कर सकता है एक रूटीन एडमिनिस्ट्रेटिव मुद्दे को, सच एज अपॉइंटमेंट ऑफ प्रोसिक्यूटर, जैसे कि वकीलों की अपॉइंटमेंट टू द प्रेसिडेंट को। तो ये सारा एपिसोड उन गलतियों की तरफ इशारा करता है जो अभी भी दिल्ली की प्रशासन व्यवस्था में है। तो मुख्य प्रश्न है कि क्या एलजी वकीलों की नियुक्ति जैसे रूटीन मुद्दे को भी राष्ट्रपति को भेज सकता है। अगले पैराग्राफ पे चलते हैं। अ क्लोज रीडिंग ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट इन द एनसीटी केस वुड रिवील दैट ही कैन नोट। तो एक क्लोज रीडिंग अगर हम ले कि जजमेंट की एनसीटी के दिल्ली के केस में जो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दी है उसकी अगर क्लोज रीडिंग ले तो वो रिवील करेगी, उजागर करेगी दैट ही कैन नोट, कि वो ऐसा नहीं कर सकता, मतलब लेफ्टिनेंट जनरल ऐसा नहीं कर सकता है। जस्ट टेक अ लुक एट व्हाट द सुप्रीम कोर्ट सेज। तो देखिए क्या सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है, इस पर एक नज़र डालिए। द वर्ड्स एनी मैटर, जो वर्ड है यहाँ पर एनी मैटर एम्प्लॉयड इन द प्रोविजो, जो प्रोविजो में एम्प्लॉय किया गया है, जो रखा गया है आर्टिकल 239 ए के, कैन नॉट बी इन्फर्ड टू मीन एवरी मैटर। उसका एनी मैटर शब्द का मतलब यहाँ एवरी मैटर नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। द पावर ऑफ द लेफ्टिनेंट गवर्नर अंडर दिस सैड प्रोविजो रिप्रेजेंट्स द एक्सेप्शन। तो मतलब लेफ्टिनेंट गवर्नर की पावर जो है वो इस, जैसा कि इस प्रोविजन में बताया गया है, वो रिप्रेजेंट करती है एक अपवाद को, एक्सेप्शन को रिप्रेजेंट करती है, नॉट द जनरल रूल को रिप्रेजेंट नहीं करती, विच हैज़ टू बी एक्सरसाइज्ड इन द एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस, जो कि सिर्फ अब किसी परिस्थितियों में प्रयोग में लाया जाना है बाय द लेफ्टिनेंट गवर्नर के द्वारा। कीपिंग इन माइंड द स्टैंडर्ड्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रस्ट, संवैधानिक विश्वास के स्तर को दिमाग में रखते हुए और मोरालिटी को और प्रिंसिपल ऑफ कोलैबोरेटिव फेडरलिज्म, सामूहिक संघवाद को और कॉन्स्टिट्यूशनल बैलेंस को ध्यान में रखना पड़ेगा। तो इस पैराग्राफ को मैं थोड़ी एक्सप्लेन कर दूं कि अगर एनसीटी दिल्ली के केस में आए फैसले पर बारीकी से नज़र डाली जाए तो स्पष्ट होता है कि एलजी ऐसा नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है इस पर एक नज़र डालिए। आर्टिकल 239 ए में दिया गया शब्द एनी मैटर का मतलब एवरी मैटर नहीं है। प्रोविजो में एलजी को दी गई शामिल एक अपवाद है, सामान्य नियम नहीं, जिसको लेफ्टिनेंट गवर्नमेंट को एक्सेप्शनल परिस्थितियों में प्रयोग में लाना है। एलजी को संवैधानिक विश्वास, नैतिकता, सामूहिक संघवाद के नियम और संवैधानिक संतुलन को ध्यान में रखना है। अगले पैराग्राफ पे चलते हैं। मैटर्स ऑफ ज्यूरिसडिक्शन, न्यायिक मामले। द कोर्ट फर्दर सेज, कोर्ट आगे कहता है, द लेफ्टिनेंट गवर्नर शुड नॉट एक्ट इन ए मैकेनिकल मैनर। लेफ्टिनेंट गवर्नर को एक मशीन की तरह नहीं काम करना चाहिए। विदाउट ड्यू एप्लीकेशन ऑफ माइंड, अपने दिमाग को अप्लाई किए बिना। सो एज टू रेफर एवरी डिसीजन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू द प्रेसिडेंट, की ऐसा नहीं करना चाहिए कि वो सभी मंत्रियों के सभी लिए गए फैसलों को प्रेसिडेंट को रेफ़र कर दे। द हाईएस्ट जुडिशियल फोरम इन द कंट्री इन इट्स ओन मैजेस्टिक स्टाइल डायरेक्ट्स द लेफ्टिनेंट गवर्नमेंट नॉट टू रेफर टू द प्रेसिडेंट। तो सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है कि अपने शानदार अंदाज में कहता है, निर्देश देता है लेफ्टिनेंट गवर्नर को नॉट टू रेफर टू द प्रेसिडेंट, मतलब नॉर्मल जो प्रशासनिक मुद्दे हैं उनको प्रेसिडेंट को रेफ़र ना करे, एज दैट वुड डिस्टर्ब दी
कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट। तो जो क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट के मुद्दे को डिस्टर्ब कर देगा, ख़त्म कर देगा, प्रिंसिपल ऑफ कोलैबोरेटिव फेडरलिज्म को ख़त्म कर देगा और स्टैंडर्ड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को ख़त्म कर देगा। रेफरेंस ऑफ द अपॉइंटमेंट ऑफ प्रोसिक्यूटर बाय द लेफ्टिनेंट गवर्नमेंट टू द प्रेसिडेंट सीम्स टू बी निगेशन ऑफ दीज प्रिंसिपल्स। तो जो लेफ्टिनेंट गवर्नर ने वकीलों की नियुक्ति के मामले को प्रेसिडेंट को रेफ़र किया है, वो एक इस बारे में इसका एक निगेशन है, इसके एक फैसले के विरुद्ध है। तो इस पैराग्राफ की हिंदी है कि कोर्ट जो आगे कहता है, मंत्री समूह द्वारा लिए गए निर्णय को राष्ट्रपति को भेजने में एलजी अपनी बुद्धि का प्रयोग करे, ना कि एक मशीन की तरह काम करे। सुप्रीम कोर्ट अपने शानदार अंदाज में कहता है कि एलजी सामान्य प्रशासनिक मुद्दों को राष्ट्रपति के पास न भेजे, क्योंकि इससे संवैधानिक प्रशासन, सामूहिक संघवाद के नियम और नैतिकता का कानून होता है। एलजी द्वारा वकीलों की नियुक्ति को राष्ट्रपति को भेजा जाना इन नियमों के विरुद्ध है। There is another point which emerges from the judgment। एक और पॉइंट जो इस जजमेंट से निकलता है, एंड अटेंशन नीड टू बी पेड टू इट, और इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। दैट इज़ दैट द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन डज नॉट एक्सटेंड, कि यूनियन की यानी कि सेंटर की, केंद्र की कार्यकारी पावर नहीं बढ़ाई जा सकती किसी भी मामले में विच कम विद द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ दिल्ली गवर्नमेंट, जो दिल्ली विधानसभा के न्यायिक क्षेत्र में आती है। पार्लियामेंट कैन लेजिस्लेट फॉर दिल्ली, संसद है जो है वो दिल्ली के लिए कानून बना सकती है ऑन एनी मैटर, किसी मुद्दे पर, इन द स्टेट लिस्ट एंड द कॉन्करेंट लिस्ट और स्टेट लिस्ट के किसी मुद्दे पर दिल्ली पार्लियामेंट जो है वो दिल्ली के लिए कानून बना सकती है। बट द एग्जीक्यूटिव पावर इन रिलेशन टू दिल्ली, लेकिन जो कार्यकारी शक्ति है जो दिल्ली से संबंधित है, पुलिस, लैंड और पब्लिक ऑर्डर को छोड़कर, वेस्ट ओनली इन दी स्टेट गवर्नमेंट हेडेड बाय द चीफ मिनिस्टर। तो ये सभी निर्णय स्टेट गवर्नमेंट द्वारा लिए जाने हैं। पता नहीं, रोक दी नहीं आ। तो अगला पैराग्राफ है, दी सुप्रीम कोर्ट सेज आर्टिकल 239 AA रिजर्व्स द पार्लियामेंट लेजिस्लेटिव पावर ऑन ऑल मैटर्स इन द स्टेट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि 239 AA रिजर्व करता है पार्लियामेंट लेजिस्लेटिव पावर को सभी मुद्दों में इन स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट में। But clause 4 explicitly grants to the government of Delhi executive powers। लेकिन जो क्लोज 4 है वो दिल्ली के गवर्नमेंट को कार्यकारी शक्ति देता है इन रिलेशन टू के संबंध में, मैटर्स फॉर विच द लेजिस्लेटिव असेंबली हैज़ पावर टू लेजिस्लेट, जिसके लिए दिल्ली असेंबली के पास पावर है कानून बनाने की। दिस स्टेटमेंट ऑफ लॉ बाय सुप्रीम कोर्ट इम्प्लाइज, इस स्टेटमेंट का सुप्रीम कोर्ट की बिल का मतलब है कि यूनियन गवर्नमेंट इज़ नॉट एम्पावर्ड टू एक्सरसाइज एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी ऑन ए मैटर, कि केंद्र सरकार के पास वो शक्ति नहीं है कि वो कार्यकारी अधिकार के क्षेत्र में किसी भी मुद्दे पर जो कि एक्सक्लूसिव जो जुरिडिक्शन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट की न्यायिक प्रणाली के अंडर आता है, लाइक द अपॉइंटमेंट ऑफ प्रोसिक्यूटर, उसमें वो कानून बनाए। दी ओनली ओकेजन व्हेन द ओनली ओकेजन, सिर्फ ऐसा एक कोई मौका, व्हेन दी यूनियन गवर्नमेंट, जब यूनियन गवर्नमेंट कैन ओवर रूल द डिसीजन को ओवररूल कर सकती है ऑफ स्टेट गवर्नमेंट इज़, किसी स्टेट गवर्नमेंट के फैसले को ओवररूल कर सकती है, वो है व्हेन द लेफ्टिनेंट गवर्नर, जब लेफ्टिनेंट गवर्नर रेफ़र करे ए मैटर टू द प्रेसिडेंट को मैटर रेफ़र करे अंडर द प्रोविजो टू क्लोज 4। बट दिस प्रोविजो कैन नॉट टोटली ओवरराइड द एग्जीक्यूटिव डिसीजंस, लेकिन ये प्रोविजो पूरी तरह से रद्द नहीं कर सकता एग्जीक्यूटिव के फैसले को स्टेट गवर्नमेंट के अंडर क्लोज 4 के तहत। तो 2-3 पैराग्राफ और रह गए हैं, तो ये भी मैं थोड़े और पढ़ना बाकी है, अब इसको भी पढ़ देते हैं जल्दी से। द जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट रिजोल्व्स दिस as apparent contradiction by enjoining the left government to keep in mind while making a reference to the president the constitutional morality। तो सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला ये सुलझा देता है इस विरोधाभास को बाय एन्जॉइनिंग,
लेफ्टिनेंट गवर्नमेंट को ये आदेश देते हुए कि वो ये इन बातों को ध्यान में रखे, किसी भी मामले को प्रेसिडेंट को रेफ़र करने से पहले जो कि है कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी, संवैधानिक नैतिकता, प्रिंसिपल ऑफ कोलैबोरेटिव फेडरलिज्म, इन बारे में काफ़ी बात हो चुकी है, तो काफ़ी समझ में अब आपको आने लगे होंगे। इनकी हिंदी बनाने की मुझे ज़रूरत नहीं होगी शायद। कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस, ऑब्जेक्टिविटी एक्सेट्रा, ऑल्दो द कोर्ट डिड नॉट स्पेसिफाई द मैटर्स, हालांकि कोर्ट ने पूरी तरह से साफ नहीं किया उन मुद्दों को विच कैन बी रेफर्ड बाय द लेफ्टिनेंट गवर्नर, जो कि लेफ्टिनेंट गवर्नर के द्वारा प्रेसिडेंट को रेफ़र किए जा सकते हैं। दी हाई प्रिंसिपल्स डिस्क्राइब्ड अबव ब्रॉडली इंडिकेट, तो जो मुख्य बातें हैं, जो मुख्य मुद्दे हैं जो ऊपर डिस्कस किए गए हैं, वो इंडिकेट करते हैं, संकेत देते हैं व्हाट कैन बी रेफर्ड एंड व्हाट कैन नॉट बी, क्या रेफ़र किया जा सकता है और क्या नहीं। इन एनी केस इट इज़ अनएम्बिग्यूअसली क्लियर, किसी भी केस में यह बेशक साफ है कि एग्जीक्यूटिव डिसीजन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट की, स्टेट गवर्नमेंट के जो कार्यकारी निर्णय हैं ऑफ स्टेट गवर्नमेंट कैन नॉट बी रेफर टू द प्राइम प्रेसिडेंट मेरली बिकॉज, सिर्फ इस वजह से प्रेसिडेंट को रेफ़र नहीं किया जा सकते क्योंकि द लेफ्टिनेंट गवर्नमेंट हैज़ अ डिफरेंट पर्सनल ओपिनियन अबाउट सम ऑफ देम। इस वजह से नहीं रेफ़र की जा सकते कि क्योंकि उन पर सिर्फ लेफ्टिनेंट गवर्नर का अलग ओपिनियन है। द टॉप कोर्ट वांट्स द लेफ्टिनेंट गवर्नर, जो सुप्रीम कोर्ट है वो चाहती है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और मंत्री समूह टू यूज़ इन फुल द मैकेनिज़्म, तो पूरी तरह से उस मैकेनिज़्म को फुल करें, यूज़ करें, प्रोवाइडेड, जिसमें दिया गया है इस शर्त पर मैकेनिज़्म को यूज़ करें इन द गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी की गवर्नमेंट में, एंड द ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स, और बिजनेस रूल्स के लेन देन में किसी भी मुद्दों को थ्रैश आउट करें, मतलब उनको निकाल फेंके। द कोर्ट सीम्स टू एलिवेट टू हायर लेवल, कोर्ट सीम्स टू एलिवेट टू द हायर लेवल, हाईएस्ट, यस, तो सुप्रीम कोर्ट चाहता है कि हायर लेवल के मुद्दों को उठाया जाए, दैट कैन बी रेफर टू, जो कि रेफ़र किए जा सकते हैं प्रेसिडेंट को एज डिस्टिंक्ट फ्रॉम द नॉर्मल डिसीजन से, जिनको अलग किए जा सके, टेकन इन एक्सरसाइज ऑफ द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट। जो द प्रेसिडेंट इज़ द हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी, जो प्रेसिडेंट जो होता है वो हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी होता है, सर्वोच्च संवैधानिक पद होता है उसके पास, एंड हिज डिसीजन शुड बी सोट ओनली ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल इंपॉर्टेंट इशू, और उसकी सलाह जो है सिर्फ उन्हीं मुद्दों में ली जानी चाहिए जो संवैधानिक रूप से इम्पोर्टेंट होते हैं। और अब आते हैं हम लास्ट वर्ड पे। लास्ट वर्ड आखिरी दो पैराग्राफ रह गए हैं। लास्ट वर्ड ये है, फाइनली द सुप्रीम कोर्ट गिव्स वाइज डिसीजन टू द लेफ्टिनेंट गवर्नर, तो अंत में सुप्रीम कोर्ट बहुत समझदार सलाह देता है लेफ्टिनेंट गवर्नर को, कहते हुए वी मी इटरेट, हम दोहराते हैं दैट द कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम अडोप्टेड फॉर द सिटी ऑफ दिल्ली, की जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम है, जो संवैधानिक योजना है जो अडोप्ट की गई है एनसीटी ऑफ दिल्ली के लिए, कंसीव्स, कल्पना करती है, सोचती है, मानती है, ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को के बारे में, एज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल ऑफ वन हैंड, ऑन दी वन हैंड, एक तरफ तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को रिप्रेजेंटेटिव, लोगों का रिप्रेजेंटेटिव मानते हुए एक तरफ तो ऐसा मानती है, और लेफ्टिनेंट गवर्नमेंट को एज ए नॉमिनी ऑफ प्रेसिडेंट, और लेफ्टिनेंट गवर्नर को मनोनीत मानती है प्रेसिडेंट का दूसरी तरफ, हु आर रिक्वायर्ड टू फंक्शन इन हार्मनी, जिनको चाहिए कि वो सौहार्दपूर्ण तरीके से काम करे विद इन द कॉन्स्टिट्यूशनल पैरामीटर्स के अंदर सौहार्दपूर्ण तरीके से काम करे। इन दिस सैड स्कीम ऑफ थिंग्स में द लेफ्टिनेंट गवर्नर शुड नॉट इमर्ज, लेफ्टिनेंट गवर्नर को इस तरह से नहीं पेश आना चाहिए एज एन एडवर्सरी हैविंग ए हॉस्टाइल एटीट्यूड, एक दुश्मन की तरह नहीं आना चाहिए जिसका एटीट्यूड जो है वो एक कठिन एटीट्यूड है, एक अमैत्रीपूर्ण
मैत्रीपूर्ण एटीट्यूड हो टूवर्ड्स द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऑफ दिल्ली, दिल्ली के मिनिस्टर की काउंसिल की तरफ। रादर ही शुड एक्ट एज ए फैसिलिटेटर, मतलब उसको फैसिलिटेट करने वाला होना चाहिए, उसको राह को आसान बनाने वाला होना चाहिए। और अब है आखिरी पैराग्राफ। सो व्हेन वी एनालाइज द रेफरेंस बाय द लेफ्टिनेंट गवर्नर, तो हम जब एनालाइज करते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर के रेफरेंस दिया है जो लेफ्टिनेंट गवर्नर ने टू द प्रेसिडेंट, द इशू ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ प्रोसिक्यूटर, वकीलों की नियुक्ति के मुद्दे को विद इन द सुप्रीम पैरामीटर्स ले डाउन दी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रखे गए पैरामीटर्स के अंदर वी फाइंड, हम पाते हैं दैट इट इज़ नॉट इन कॉन्सोनेंस, तो यह सहमति में नहीं है विद दीज प्रिंसिपल इनिशिएटेड बाय द कोर्ट, तो उन प्रिंसिपल के साथ जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिखाए गए हैं। इट इज़ अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, ये कॉन्स्टिट्यूशनल संवैधानिक नैतिकता के खिलाफ है। विच रिक्वायर्स स्ट्रिक्ट एडहेरेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल ऑफ कोलैबोरेटिव फेडरलिज्म, जो मांग करती है कड़ाई से कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल ऑफ कोलैबोरेटिव फेडरलिज्म को कड़ाई से पालन किया जाए, कॉन्स्टिट्यूशनल बैलेंस हो एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस। ऑल दीज प्रिंसिपल एक्ट एज बुलवॉक, सभी ये प्रिंसिपल एक बांध की तरह काम करते हैं अगेंस्ट द असर्प्शन ऑफ पावर ऑफ स्टेट बाय द यूनियन, तो जो कि बांध की तरह कार्य करते हैं किसके खिलाफ? असर्प्शन, अपहरण बोलते हैं इसको, पावर के अपहरण के खिलाफ, स्टेट की पावर के अपहरण के खिलाफ बाय द यूनियन, सेंटर के द्वारा। व्हेन द कोर्ट डिक्लेयर्स द लॉ, जब कोर्ट डिक्लेयर करता है लॉ को, एंड रिक्वायर्स द कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी, और तो जब कोर्ट घोषणा करता है लॉ की और रिक्वायर्स द कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी टू फॉलो इट, और जब चाहता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी मतलब संवैधानिक जो अथॉरिटी हैं वो इसको फॉलो करें, दे हैव टू एक्ट इन कंप्लायंस, उनको सहमति में एक्ट करना ही पड़ेगा, नॉट इन डिफाइंस, ना कि इसका खंडन करना पड़ेगा। तो ये है हमारा आज का आर्टिकल। यह आर्टिकल था PDT आचार्य, जो कि फॉर्मर सेक्रेटरी ऑफ जनरल है लोकसभा के। तो अगर आपको ये पसंद आया है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एडिफाई मी की। और अगर आप ऐसी वीडियो द हिंदू एडिटोरियल के बारे में चाहते हैं तो हमें ज़रूर कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपकी सब्सक्रिप्शन का हमें इंतज़ार रहेगा। उतना हमारा मनोबल बढ़ेगा। जितना आप सब्सक्राइब करेंगे उतना हमारा मनोबल बढ़ेगा और आगे भी हम इस तरह का कार्य करते रहेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। लजपत लाल हो गया।